स्वागत है आप सबका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। मैं हुमैरा जिया आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ BECC 131, जिसमें हम आज पढ़ेंगे रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल डिस्कस करने से पहले, उस पे बात करने से पहले हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्शन क्या होती है। प्रोडक्शन वो सिलसिला होता है जहां पे हम इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट्स में। जिस तरह से हमने बताया था, पहले ही डिस्कस किया था, जब हमारे पास लैंड होगी, हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, हमारे पास लेबर होंगे, तो जब हम इन सब की यूटिलाइजेशन करेंगे तब जाके हमें प्रोडक्शन हासिल हो सकती है। चाहे वो प्रोडक्शन राइस की हो, चाहे वो प्रोडक्शन वीट की हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, हमें हमेशा इनपुट्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम आउटपुट हासिल कर सके। फिर हम ये सोचते हैं कि किस तरह से ज्यादा प्रोडक्शन हो, किस तरह से इनपुट्स को हम एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, किस तरह से हमें कम से कम खर्चा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमारे पास आ जाए। जिस तरह से एक लैंड ओनर ये हमेशा समझेगा कि मुझे लेबर्स पे जो पैसा खर्च होता है, मुझे सीड्स पे जो खर्चा होता है, वो कम से कम होना चाहिए और मेरे पास प्रोड्यूस ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। इस सिलसिले में हमने बताया था, यहाँ पे दो लाज है, किस तरह से ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन होगा, किस तरह से हम जो हमें बनाने का सिलसिला है, चीजें बनाने का सिलसिला है, वो हम किस तरीके से करेंगे। हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जितने भी इनपुट्स हैं, जितने भी हम इनपुट्स की यूटिलाइजेशन करेंगे, अगर हमें वो चेंज करने हो, किस तरह से हम अपनी प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हमारे पास राइस की प्रोडक्शन है, जो हमारे पास राइस प्रोड्यूस होता है, जो हमारे पास राइस की कल्टीवेशन है, काश्तकारी है, तो हम उसको अगर 20 क्विंटल्स जो है 20 क्विंटल हमारे पास आ जाते हैं, हम उसको अगर चेंज करने की कोशिश करें, हम ये बताएंगे कि हम किस तरीके से इसमें बदलाव लाएंगे। बदलाव दो तरीके से होता है। एक बदलाव जिसमें हम एक इनपुट को चेंज करते हैं, जिस तरह से हम लेबर को चेंज करेंगे, लेबर को बढ़ाएंगे, बाकी सारे इनपुट्स जो है वो एक जैसे रहेंगे, वो जैसे पहले थे वो अब भी वैसे रहेंगे, क्योंकि हमें टाइम पीरियड, जो हमारा टाइम पीरियड है, वो हमें इजाजत नहीं देता है कि हम सारे इनपुट्स को चेंज करें। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट पीरियड में एक ही इनपुट को चेंज करते हैं। जब हम एक इनपुट को चेंज करते हैं, हमने उसका नाम दिया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अगर हम लॉन्ग रन पीरियड में जाएंगे, हम सारे इनपुट्स को बदल देंगे, हम लेबर को भी चेंज करेंगे। अगर वो पहले 4 थे, अब हम उसको 8 करेंगे। अगर हमें 1 कनाल जमीन था, उसको हम 2 कनाल करेंगे। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल था, जितना भी था, जितने भी हम बीज बोते थे, उसका भी हम डबल करेंगे। हर एक चीज को हम डबल करेंगे। कोई भी इनपुट फिक्स नहीं रहेगा। जब हम सारे इनपुट्स को बदलाव लाएंगे, तो विद सम प्रोपोर्शन, किसी खास प्रोपोर्शन के तहत, तो हम उसको नाम देते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल।
ला ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ऐसा कानून है प्रोडक्शन के दायरे में जहां पे हम बताते हैं अगर हमें प्रोडक्शन चेंज करनी हो तो उसके लिए हमें सारे इनपुट्स को बदलना पड़ता है और कोई भी इनपुट हमें एक जैसा नहीं रहता है, उसको हम बताते हैं ला ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। जब हम ला ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट करते हैं हमारे पास तीन तरह के स्टेजेस आ जाते हैं। स्टेज फर्स्ट यानी कि फर्स्ट स्टेज में हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ जाते हैं। हमारी प्रोडक्शन जो है जितना हमने इनपुट्स को बदला होता है, जितना हमने बदलाव लाया होता है इनपुट्स में, उससे कई गुना हमें आउटपुट बदलता है, आउटपुट में इंक्रीज हो जाता है, आउटपुट हमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको हम बताते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे अगर हम 10% की चेंज लाते हैं इनपुट्स में, अगर हम 10% से बदलते हैं इनपुट्स को, हमारा आउटपुट चेंज हो जाता है या तो 15% या तो 20% या तो 25% या तो 30% या तो 35%। इसीलिए हमें यहाँ पे आउटपुट में जो बदलाव आ गया वो तो कई ज्यादा है हमारे इनपुट्स के बदलाव से। इसीलिए हम इस स्टेज का स्टेज फर्स्ट का नाम देते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद स्टेज सेकंड जो है वो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। उसका मतलब है जितना हम इनपुट्स में बदलाव लाते हैं, अगर हम 10% से बदलते हैं इनपुट्स को, हमारा आउटपुट भी 10% से ही बदलता है। यानी कि जितनी हम इनपुट्स में चेंज लाते हैं हमारा आउटपुट भी उतने से ही चेंज हो जाता है, ना उससे कम चेंज होता है ना उससे ज्यादा चेंज हो जाता है, ये सेम सेम रहता है। इसीलिए हम इसको बताते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो ये था हमारा सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज हमने देखा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सेकंड स्टेज हमने देखा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद जो स्टेज थर्ड है, कांस्टेंट के पहले इंक्रीजिंग, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद हमारा तीसरा स्टेज है दैट इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। वो हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहलाता है। उसका मतलब है जितना हम इनपुट्स में बदलाव लाते हैं हमारा आउटपुट उससे कई कम बदलता है, यानी कि वो घट जाता है, हमारी प्रोडक्शन जो है उससे कई कम बढ़ती है। जिस तरह से मिसाल के तौर पे हम 10% की चेंज लाते हैं इनपुट्स में, हमारा तो 10% से ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आउटपुट बदलता है वो हमें 10% से कम बदलता है। इसीलिए क्योंकि ये इनपुट से कई गुना कम हो गया, प्रोडक्शन कम हमें हो गई, यानी कि कम चेंज हो गई, इसीलिए इसको बताते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसके लिए हमें एक चार्ट बनाना पड़ता है, चार्ट के साथ साथ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी बनानी पड़ती है, डायग्रामेटिकली ये भी समझाना पड़ता है। उसके बाद उसके काजेस के काजेस क्या है, पहले क्यों इंक्रीज होता है, उसके बाद क्यों डिक्रीज होता है, उसके बाद कांस्टेंट क्यों रहता है, उसके बाद डिक्रीज क्यों रहता है। इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट में पहला जो कॉलम होगा, जो पहला बंदा होगा, वो उसमें हम लिखेंगे स्केल ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम सारे इनपुट्स को चेंज करते हैं। इसीलिए सारे इनपुट्स को, चाहे हमारे पास प्रोडक्शन में, हमारी प्रोडक्शन में 2 इनपुट्स है, चाहे 4 इनपुट्स है, 2 को भी हम रखेंगे, 4 को भी हम रखेंगे, अगर 6 होंगे 6 को ही हम रखेंगे, तो हम उसको 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन रखेंगे। उसके बाद टीपी, उसके बाद एमपी। पहले हम क्या करेंगे, एमपी ही बनाएंगे, एमपी से हम टीपी बनाएंगे। एमपी हम पहले रखेंगे 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30। हमने पहले 10 रखा, उसके बाद 20 रखा, उसके बाद 30 रखा, उसके बाद हम 40 रखेंगे, उसके बाद और 40 रखेंगे, उसके बाद और 40 रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे
0, उसके बाद या हम 40 रखेंगे, 40 के बाद हम 35 रखेंगे, उसके बाद 30 रखेंगे। हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन जो हमें एडिशन इन द प्रोडक्शन दिखाता है वो हमें पहले इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट रहा है, उसके बाद हम उसको डिक्रीज रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें उसको ऐड करना है, इन नंबर्स को ऐड करना है अपने अपने सीध में, ताकि हमें टीपी मिल जाए, टोटल प्रोडक्शन मिल जाए। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन से हम टोटल प्रोडक्शन सॉल्व आउट कर सकते हैं। 10 हमने पहले बताया था मार्जिनल प्रोडक्शन, 10 तो सीधे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने 20, 10 प्लस 20 हो जाता है 30। फिर हमने 30 बताया था, 30 प्लस 30 होता है 60, 60 प्लस 40 होता है 100, 100 प्लस 40 होता है 140, 140 प्लस 40 होता है 180। इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे, हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन आ जाएगा। जब हम कर्व की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं, हमारे पास एक्स एक्सीज है, हमारे पास वाई एक्सीज है। एक्स एक्सीज पे जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन रखेंगे, जो हमें वाई एक्सीज है वहां पे हम एमपी रखेंगे। अब यहाँ पे हमने एमपी रखा, एमपी में पहले इंक्रीजिंग रिटर्न दे देंगे, उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न दे देंगे। यानी कि 2 के सीध में हम 10, 4 के सीध में 20, 6 के सीध में 30, उसके बाद हम दे देंगे 40, यानी कि 8 के सीध में 40, 10 के सीध में 40, 50 के 10 के सीध में 40, 12 के सीध में 40। ये हमारा कांस्टेंट स्केल बन जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न्स बन जाएगा। उसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न, फिर हमें 35 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 25 है। हमें ये उल्टा यू जैसे बन जाएगा, तो थोड़ा सा ब्रॉडन यू बन जाएगा, तो हमारा एमपी आ जाएगा ग्राफ की सूरत में। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे एक तो हमने चार्ट बनाया, चार्ट के साथ साथ हमने पहले ये कर्व जो है ये ऊपर की तरफ जाती है, फिर ये पैरेलल जाती है हॉरिजॉन्टल टू एक्सिस, फिर जाती है ये डाउनवर्ड्स। इसका मतलब है पहले जब ये अपवर्ड्स जाती है ये है इंक्रीजिंग रिटर्न, उसके बाद जब ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन पे रहती है तो ये क्या है कांस्टेंट रिटर्न, उसके बाद डाउनवर्ड्स जाती है ये है डिक्रीजिंग रिटर्न। इसका मतलब हमारी कर्व से सीधे पता चलता है 3 स्टेजेस का, जो कि ऑपरेट होते हैं जब हम सारे इनपुट्स को चेंज करते हैं, हमारा आउटपुट किस तरीके से चेंज हो जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर हमने सारे इनपुट्स को चेंज किया तो ऐसा क्यों होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स पहले क्यों मिल जाती है, फिर हमें कांस्टेंट रिटर्न्स क्यों मिल जाती है, उसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों मिल जाती है। हमारे पास 2 टर्म्स होते हैं, एक को हम बताते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दूसरे को हम बताते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं उसके साथ साथ हमारा सॉरी हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जब डिक्रीज हो जाता है, हम उस प्रोसेस को बताते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो हमें किस हद तक है, जिस तरह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैनेजरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब हम कोई चीज़ या कोई चीज़ बनाते हैं, अगर हमने प्रोडक्शन पहले की, मानो हमारी ट्रक की जो कैपेसिटी है वो है 100, जिसमें हम मार्केट तक ट्रांसपोर्ट कराते हैं, हमें उसकी कैपेसिटी है 100। अब हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि ये तो हमारी कमी है कि हम 100 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें खर्चा बराबर, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हमें बराबर देना पड़ेगा, तो जो हमें किराया है वो बराबर देना पड़ेगा उसको मार्केट में ले जाने के लिए। लेकिन जैसे प्रोडक्शन बढ़ गई, जैसे 100 से 200 हो गई या 100 से 150 हो गई, हमें कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आई, हमारी प्रोडक्शन से कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो गया, उसको हम बताते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है ये ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। इसी तरह से हम रॉ मटेरियल लाएंगे, पहले हम बल्क में रॉ मटेरियल्स नहीं लाते थे क्योंकि हमारी प्रोडक्शन उतनी नहीं थी।
अब हमारी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो गई है, जो भी हम इनपुट्स लाते हैं हम लाते हैं बल्क में। जब हम बल्क में लाते हैं हमारा जो प्राइस है वो कम हो जाता है, हमें कम कीमत में मिल जाता है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होता जाता है। इस तरह से हमारे पहले पहले प्रोडक्शन बढ़ाने से, हमारे इनपुट्स को बढ़ाने से हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। इसी प्रोसेस को बताते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसी तरह से हमें जितनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा होंगी। और एक पॉइंट है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे ये प्रोसेस जो है प्रोडक्शन का, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला हमेशा के लिए नहीं है। अब जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी बढ़ जाएगा। तो जैसे हमारे प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है उसको हम बताते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितना हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा होता है उतनी हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जाती है। जितना यानी कि जितना हमें डिसइकोनॉमीज ज्यादा होता है उतनी हमारी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो हमारा जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल है, जो फर्स्ट स्टेज है, उसमें जो हमें रीजन है प्रोडक्शन इंक्रीज होने का, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इस तरह से जो फिर हमें कांस्टेंट आ जाते हैं, कांस्टेंट के बाद जो हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स होती है, तो इसका मतलब है कि डिसइकोनॉमीज स्टार्ट हो गई है रेज होने की। जैसे हमें डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है तो वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। उसकी वजह से हमारे जो पहले कांस्टेंट रिटर्न जो स्केल मिल जाता है और उसके बाद हमें मिल जाता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये था हमें रिटर्न टू स्केल। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज द, जो इसका सब टॉपिक है दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्शन में, क्योंकि जितना कॉस्ट बढ़ जाएगा उतना हमें प्रॉफिट जो है वो कम होता जाएगा। क्योंकि इनपुट्स को यूटिलाइज करने में हमें पैसा जो लग जाता है, जिस तरह से लेबर को वेजेस देने हैं, रॉ मटेरियल के लिए जैसे हमें सीड्स लाने हैं उनको पेमेंट देनी होती है, अगर हमने कैपिटल यूटिलाइज किया उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, अगर हमने लैंड किसी की यूटिलाइज की उसको रेंट देना पड़ेगा। तो ये जो सारा खर्चा होता है, ये जो वेजेस पे खर्चा होता है, रेंट पे खर्चा होता है, इंटरेस्ट पे खर्चा होता है, जो भी हमें पेमेंट देनी पड़ती है, इस सबको बताते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक है वेरिएबल फैक्टर, दूसरा है फिक्स्ड फैक्टर। जब हम वेरिएबल फैक्टर की बात करते हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनपुट्स भी हम चेंज करते रहते हैं। जिस तरह से अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, हमने लेबर को चेंज किया, 1 से 2 हो गई, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम लेबर को भी बढ़ाते जाते हैं। इसका जो खर्चा रहता है, जो इसका खर्चा पड़ता है, एक प्रोड्यूसर के हाथों जो खर्चा पड़ जाता है उसको हम बताते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसका कॉस्ट जो है जो वेरिएबल फैक्टर का होता है इसको बताते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो उसके बाद जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, हमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो थ्रू आउट प्रोडक्शन जो है सेम रहते हैं, हमारी प्रोडक्शन चेंज होती जाती है लेकिन हमारे जो ये फैक्टर्स है ये चेंज नहीं हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें टाइम पीरियड का इफेक्ट रहता है, कभी हमारे पास उतना वक्त नहीं होता कि हम सारे फैक्टर्स को चेंज करेंगे। तो इस तरह से हमें जो ये फिक्स फैक्टर रहते हैं, हमें प्रोडक्शन बढ़ जाती है लेकिन ये फैक्टर्स बढ़ चेंज नहीं होते हैं, तो ऐसे फैक्टर को बताते हैं फिक्स्ड फैक्टर। और जो इस पे खर्चा लगता है इसको बताते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारे पास दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं, जिस तरह से लेबर में 7,000 रुपये लग गए वो वेरिएबल कॉस्ट में, और फिक्स्ड कॉस्ट में 10,000 रुपये लग गए। लेकिन जब हम सारे कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, हम उसको मेजर करते हैं कि हमें टोटल खर्चा कितना होता है, तो उस वक्त दोनों कॉस्ट को हम ऐड करते हैं। तो इसका मतलब जो हमें टोटल कॉस्ट होता है वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होता है।
तो अगर हमारे पास एक चार्ट होगा, कभी कभार ऐसा भी होता है आपको वहां पे चार्ट दिया होता है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्शन लिखेंगे या स्केल ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ जाता है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आ जाती है। तो हम लिखेंगे पहले वेरिएबल कॉस्ट में 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50, उसके बाद 60। अगर लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हो, हमें उसको पहले भी 10, अब भी 10, उसके बाद 10 रखेंगे पहले, फिर से 10, फिर से 10, फिर से 10। हम कंटिन्यू जहां तक हमारी नंबरिंग जाती है वहां तक हम ये रखेंगे। इसके बाद मैंने पहले ही बताया, टोटल कॉस्ट होता है बराबर बीसी प्लस एफसी, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, उसको हमें ऐड करना है। या 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 20 30, 10 प्लस 30 40, 10 प्लस 40 50, 10 प्लस 50 60, 10 प्लस 60 70। इस तरह से हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो हमें मिल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने में। तो हम बता सकते हैं टीसी होता है बराबर वीसी प्लस एफसी, यानी कि जो टोटल कॉस्ट होता है वो वेरिएबल कॉस्ट को जमा करके या प्लस करके या ऐड करके फिक्स्ड कॉस्ट के साथ आ जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी चार्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे पास और कॉस्ट्स होते हैं, जिस तरह से प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी कि जो हमें इनपुट्स पे खर्चा आ जाता है उस पे हमें कितना टोटल खर्चा हो गया। तो जैसे लेबर पे खर्चा हो गया, वेजेस वेजेस की सूरत में हमने देखी, उसकी मजदूरी की सूरत की तरह हमने दे दी वो। इस तरह से इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस अदर पेमेंट्स, वो सब सारी ऐड करेंगे, हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। इस तरह से कर्व पे आ जाते हैं। जब भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट जो है कर्व के थ्रू दिखाना होता है, ग्राफ के थ्रू दिखाना होता है, दैट इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमेशा ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये पैरेलल होता है एक्स एक्सिस को, यानी कि ये हमें कोई चेंज नहीं दिखाता है। ये 1 पे भी 10 होगा, 2 पे भी 10 होगा, 3 पे भी 10 होगा, 4 पे भी 10 होगा, 5 पे भी 10 होगा, 6 पे भी 10 होगा। इसीलिए इसकी जो कर्व आ जाती है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी तरीके से वाई एक्सिस में हम टीपी दिखाएंगे, वाई एक्सिस वेरिएबल कॉस्ट दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे हम टोटल कॉस्ट दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे हम फिक्स्ड कॉस्ट दिखाएंगे। जो हमें फिक्स्ड कॉस्ट वाली लाइन है इसके ऊपर आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट बट अपवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे हमें ये ऊपर की तरफ कर्व जाएगी, क्योंकि अगर हमें 10 पे 10, फिर 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50, इस तरह से ये कर्व जो है ये अपवर्ड्स जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी। उसके बाद टोटल कॉस्ट जो है, यानी कि पहले हमने फिक्स्ड कॉस्ट की कर्व दी, उसके बाद हमने वेरिएबल कॉस्ट की कर्व दी, इसी तरह से टोटल कॉस्ट की कर्व जो है वो इसके ऊपर से जाएगी। यानी कि दोनों कर्व्स जो है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट वो टोटल कॉस्ट के कर्व में दोनों आ जाएंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होता है जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं हमारा कॉस्ट भी ऐड हो जाता है। हम बताते हैं 1 यूनिट से 2 यूनिट जाने के लिए हमारा कितना कॉस्ट ऐड हो गया, फिर 2 से 3 यूनिट जाने के लिए अगर हमने 2 से 3 यूनिट बढ़ाए इसमें कॉस्ट कितना ऐड हो गया, 3 से 4 बढ़ाए इसमें कॉस्ट कितना ऐड हो गया, 4 से 5 यूनिट बढ़ाए इसमें कॉस्ट कितना ऐड हो गया। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाते हैं कॉस्ट उतना बढ़ता जाता है। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारी एडिशन हो गई कॉस्ट में। तो इस तरह से हमारे पास इसके लिए जो टर्म आ जाती है इसको बताते हैं एमसी। एमसी जो होता है इसकी फार्मूला होती है टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ एन माइनस 1। इसी तरह से एवरेज कॉस्ट इसको बताते हैं एसी। एसी होता है टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी, यानी कि पर यूनिट क्वांटिटी हमें जो बढ़ावा मिल गया, जो हमने बढ़ाया, टीसी टोटल कॉस्ट जो बढ़ाया दैट इज पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी। जितनी जितनी हमने क्वांटिटी बढ़ाई उतनी से कॉस्ट कितना बढ़ गया दैट इज द एवरेज कॉस्ट। इस तरह से हमारे पास टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। लेकिन जब हमें प्रॉफिट गेन करना होता है, देखना होता है कि हमारा प्रॉफिट कितना आ गया,
हमारे पास जो है 3 तरह के प्रॉफिट्स होते हैं। एक को हम बताते हैं, क्योंकि कॉस्ट को कंसिडर करने के लिए, जब हम कॉस्ट को कंसिडर करते हैं तो हम प्रॉफिट जरूर कंसिडर करते हैं। हमें जो प्रॉफिट देखना होता है वो हम कॉस्ट से ही देख सकते हैं। जिस तरह से हम बताएंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है बराबर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यानी कि जब हम रेवेन्यू से पहले हम देखेंगे रेवेन्यू क्या होता है, यानी कि जो हमारी प्रोड्यूस है, जब हम इसको बेचते हैं, अब हमें इसमें कॉस्ट भी लग गया, अब हमने प्रोडक्शन भी बनाई, अब हमें इसको मार्केट में ले जाना है और मार्केट में बेचना है। जितना भी हमारा आउटपुट होता है, जितना भी हमारे पास प्रोड्यूस होता है, हम इसको बेच डालते हैं और जितना भी पैसा हमारे पास आ जाता है उसको बताते हैं रेवेन्यू। जो ये रेवेन्यू है, जिनकी जो ये सारी आमदनी आ जाती है, जो ये सारा पैसा आ जाता है हमारे पास, उसको हम रेवेन्यू नाम देते हैं। लेकिन ये जो पैसा है इसमें वो भी इंक्लूड होता है जो हमें अपना खर्चा लगा हो। इसीलिए हम बताते हैं प्रॉफिट होता है बराबर कितना आ गया हमारे इनपुट्स को खरीदने में। हमें जितने भी इनपुट्स लग गए, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग गए, उसमें कितना हमारा खर्चा आ गया, दैट इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट। जो हमारे पास पैसा आ गया प्रोड्यूस को बिकने में, वो कहलाता है टोटल रेवेन्यू। जो हमें टोटल प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इस तरह से हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट की 3 किस्में हैं। एक को हम बताते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, तो दूसरा टाइप जो होता है वो होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरा जो है दैट इज द सब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है जब हमें रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर होते हैं। जब हमें जितना हमें रेवेन्यू है, जितना हमें पैसा आ गया इन चीज को खरीदने में, जितना भी पैसा आ गया, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू। वही हमें रेवेन्यू कहलाता है। वो जो रेवेन्यू है उसमें हमें कितना पैसा आ गया और जितना हमें खर्चा लगा था, वो खर्चा और वो पैसा जो आ गया इसको बेचने में, जो हमने चीजें बेची है उस वो सारा पैसा, और इन चीजों को बनाने में जो हमने बेच दी, उन चीजों को बनाने में कितना पैसा लग गया, जिसको हम बताते हैं टोटल कॉस्ट। अगर हमें टोटल रेवेन्यू बराबर होगा टोटल कॉस्ट, तो इसको हम बताते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है जिस तरह से हम बताएंगे कि हमारे पास टोटल रेवेन्यू 1000 आ गया, तो 1000 जो है 1000 जो है वही हमारा कॉस्ट भी आ गया। तो हमें 1000 माइनस 1000, 1000 माइनस 1000, वो हमें बन जाएगा टोटल प्रॉफिट जो है वो बन जाएगा 0। तो 0 तो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे 0 आ गया प्रॉफिट, 0 तो कुछ नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर हमें कॉस्ट आ जाते हैं वापस, जो हमें खर्चा अपना लगा होता है, अगर हमें वो सारा पैसा वापस आ जाता है तो उसको बताते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इस तरीके से हम तभी बताते हैं टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है जहां पे हमें टोटल रेवेन्यू जो है वो होता है ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। अब ये जो टोटल रेवेन्यू है वो अगर 2000 होगा और टोटल कॉस्ट जो है वो 1000 होगा, तो हम बताएंगे कॉस्ट से हमें तो ज्यादा रेवेन्यू है। इस तरह से जब हमें कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू होता है तो उसको हम बताते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें तो एक तो पैसा आ जाता है जो हमें अपना खर्चा लगा होता है, इससे कई गुना ज्यादा आ जाते हैं, इसीलिए इसको बताते हैं कॉस्ट भी कवर होते हैं और ऊपर से भी पैसा आ जाता है, इसीलिए इसको बताते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स यानी कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट अपने बिजनेस में हो रहा है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी प्रोडक्शन हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस हो। इसी तरह से सब नॉर्मल प्रॉफिट्स, सब नॉर्मल प्रॉफिट्स यानी कि जो हमने बेच रहे हैं, जो भी चीजें हम बेच रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस बेच रहे हैं, उसमें जो पैसा लगता है वो हमें कम लगता है। यानी कि जितना जितना हमें रेवेन्यू आ गया वो उससे जितना हमें लागत लगी थी इनपुट्स पे वो उससे कम आ रहा है। तो जिस तरह से हम एग्जांपल दे देंगे, मिसाल के तौर पे हमें टोटल रेवेन्यू 2000 आ गए, तो हमें जो कॉस्ट है वो तो हमें 3000 लग गया। तो 3000 जो है वो तो ज्यादा है 2000 से,
इस तरीके से हम बताएंगे 2000 माइनस 3000, वो तो हमें माइनस 1000 आ जाएगा। यहाँ पे तो हमें जो नंबर आ गया वो तो हमें नेगेटिव में आ गया, वो तो हमें लॉस है। यहाँ पे तो हमें कॉस्ट भी कवर नहीं होते हैं, यहाँ पे तो हमें पास सेविंग से पैसा भी जाता है। इसी तरीके से हम इसको बताते हैं कि यहाँ पे सब नॉर्मल प्रॉफिट्स है, यानी कि हमें लॉस हो रहा है, हमें गेन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे कॉस्ट्स भी वापस नहीं आ रहे, जितना हमें खर्चा लगा था वो भी वापस नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हम इसको बताते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स की बात आ गई, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है वो हमें होता है कि कितना पैसा आ गया हमारी प्रोड्यूस को बेचने में। हमारा जितना भी पैसा आ जाता है वो हमें टोटल रेवेन्यू कहलाता है। इसी तरह से एवरेज रेवेन्यू होता है टीआर पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी। जितना हमें पैसा टोटल आ गया, हमने अपने प्रोड्यूस को बेच डाला, उसमें कितना टोटल पैसा आ गया तो वो कहलाता है। लेकिन पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी पहले कितना था, यानी कि जिस तरह से 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1000/5, तो इस तरह से जब हम एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं दैट इज टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी, हमें पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी कितना एवरेज रेवेन्यू कहलाता है। तो इसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू होता है एडिशन इन द रेवेन्यू विद द एडिशन इन प्रोडक्शन। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, अगर हमारे पास पहले 100 यूनिट्स थे, अब हमें 200 यूनिट्स हो गए, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। इसीलिए उसको बताए थे जहां पे भी चेंज आ गया, जो ये बढ़ावा आ गया, वो किसकी वजह से आ गया? वो प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से आ गया। इसको बताते हैं एवरेज रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी। तो इस तरह से कभी कभार हमारे पास अब एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये जो टोटल रेवेन्यू होता है इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज P मल्टीप्लाई Q। टोटल रेवेन्यू होता है बराबर प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी। अब हमें कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, हमें प्रूव करना होता है कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस के बराबर है। किस तरह से करेंगे? हम पहले AR लिखेंगे। AR होता है एवरेज रेवेन्यू, वो होता है बराबर टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी, TR पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी। जो ये TR है वो है बराबर P मल्टीप्लाई Q। हमने बताया पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी, तो हम बताएंगे TR पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी, यानी कि TR डिवाइड बाय Q इक्वल्स टू TR के बदले हम क्या लिखेंगे? P इंटू Q। हम प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी कैंसिल, तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है दैट विल बी इक्वल टू प्राइस। यहाँ पे जो प्राइस होता है वो होता है एवरेज रेवेन्यू, यानी कि जितना भी एवरेज रेवेन्यू है वो है इक्वल टू प्राइस। ये था हमारा एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन हमेशा हर एक प्रोड्यूसर जो होता है वो हमेशा प्रोड्यूस करता है, वो हमेशा इसलिए प्रोड्यूस करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए, कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम हो और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आ जाए। इसीलिए जो एक प्रोड्यूसर होता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस हो, लेकिन जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हर कोई ये समझ ले कि प्रोडक्शन कितनी है, उसको मुझे कितना आ जाता है और खर्चा कितना आ जाता है। इसीलिए हमेशा एक प्रोड्यूसर की हैसियत से अगर हम ले लें तो हमेशा एक प्रोड्यूसर चाहेगा उसकी जो लागत है वो कम हो, जो उसको पैसा खर्च हो रहा है एक प्रोडक्शन बनाने में वो हमेशा कम हो। इसीलिए वो कुछ चीजों को कंसिडर करता है, जैसे कि कौन सा इनपुट मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करनी है, क्या मुझे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करनी है, क्या मुझे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करनी है, जो मुझे सस्ती पड़ेगी। जिस तरह से अगर हम देखेंगे अगर लेबर अवेलेबल ज्यादा है
तो हम लेबर को ही ले लेंगे, हम लेबर ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करेंगे। अगर हमने ज्यादा से ज्यादा लेबर यूटिलाइज किया, अगर हमने अपनी प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा लेबर इस्तेमाल किया, उसको हम बताएंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इस तरीके से हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। एक प्रोड्यूसर को ये भी सोचना है कि मुझे किस में कम पैसा मिलेगा, क्या लगेगा, और किस में ज्यादा पैसा लगेगा। इस तरीके से वो हमें कहलाता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होता है जहां पे उसको मिनिमम कॉस्ट दिखाते हैं। मिनिमम कॉस्ट किस पॉइंट पे दिखेगा? वो ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे मिनिमम कॉस्ट दिखेगा, वो हम एक करों की वजह से, करों की मदद से दिखाते हैं, जिसको बताते हैं हम आइसोकॉन। आइसोकॉन क्या होता है? हम दो फैक्टर्स का हम प्रोडक्शन लेते हैं और उसमें दिखाते हैं कि हमें दो फैक्टर्स यूटिलाइज हो रहे हैं। तो जब हमें दो फैक्टर्स यूटिलाइज हो रहे हैं तो हम एक को बताएंगे लेबर, दूसरे को बताएंगे कैपिटल। तो हम बताएंगे हमें अपनी प्रोडक्शन में लेबर और कैपिटल का यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हमें दिखाना कि प्रोड्यूसर जो है वो किस पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए हमें चार्ट की जरूरत है। एक कॉलम में हम रखेंगे लेबर, दूसरे कॉलम में हम कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। यहाँ पे हम कैपिटल लिखेंगे 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, इसके बाद 2, उसके बाद 1। यहाँ से हम जितना जितना बढ़ाते हैं, यहाँ से हम घटाते जाते हैं, क्योंकि हम बताते हैं हमारी प्रोडक्शन सेम रहनी चाहिए। अगर हमें पहला वाला कॉम्बिनेशन है 1 and 5 कॉम्बिनेशन, यानी कि 1 लेबर और 5 कैपिटल यूटिलाइज कर रहे हैं, हमें 20 क्विंटल्स की प्रोडक्शन होती है। तो हम बताते हैं हम 1 से 2 करेंगे, लेकिन यहाँ से 5 से 4 करना है। हमने इसको डिक्रीज किया और लेबर को हमने इंक्रीज किया, क्योंकि लेबर और कैपिटल जो है ये हमें कुछ हद तक सब्स्टिट्यूटेबल है। अगर हमें लेबर भी वही काम करता है जो एक मशीन से होता है, तो हम लेबर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कैपिटल से। जहां पे हम लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसको हम बताते हैं रेट ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी और रेट ऑफ टेक्निकल फॉर्मेशन या मार्जिनल फॉर्मेशन, या हम ट्रांसफॉर्म करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्योंकि लेबर के बदले कैपिटल यूज कर रहे हैं, लेबर की बजाय मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से हम 1, 2, 3, 4, 5 इनके लेबर का यूटिलाइजेशन हमने पहले 1 किया, 1 से 2 बढ़ाया, 2 से 3 बढ़ाया, 3 से 4 बढ़ाया, 4 से 5 बढ़ाया। किस तरीके से बढ़ाया? हम पहले 5 मशीनों का यूज करते थे, अब हम 4 का ही यूज कर रहे हैं, फिर 3 का ही यूज कर रहे हैं, फिर 2 का यूज कर रहे हैं, फिर 1 का यूज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पहला कॉम्बिनेशन है दैट इज 1 लेबर और 5 मशीनें, यानी कि 1 लेबर का यूटिलाइजेशन हो रहा है और 5 मशीनों का यूटिलाइजेशन हो रहा है, और हमारी प्रोडक्शन इस वक्त 20 क्विंटल्स हो रही है। इसी तरीके से दूसरी कॉम्बिनेशन पे जाते हैं। हमने 2 लेबर्स लगाए और 4 कैपिटल, 4 मशीनों का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो लेकिन प्रोडक्शन वही 20 क्विंटल्स है। उसके बाद हम लेबर और बढ़ा रहे हैं, हमें यहाँ पे 3 लेबर्स यूज हो रहे हैं और यहाँ पे हमें 3 कैपिटल्स हो रहे हैं। इसी तरह से हमें 4 लेबर्स यूटिलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 कैपिटल यूटिलाइज हो रहे हैं। इसी तरीके से 4 से 5 लेबर्स यूज हो रहे हैं और वहां से 2 से 1 मशीन यूटिलाइज हो रही है। अब यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस किसकी है? लेबर और कैपिटल की। ये वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें हमारी प्रोडक्शन जो है वो सेम रहती है, प्रोडक्शन में कोई भी असर नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन पहले भी 20 क्विंटल्स थी पहले वाले कॉम्बिनेशन में, दूसरी कॉम्बिनेशन में भी 20 क्विंटल्स थी, तीसरी कॉम्बिनेशन में 20 क्विंटल्स थी और चौथे कॉम्बिनेशन में भी 20 क्विंटल्स ही थी। तो ऐसे जब हम इसको ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे,
यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे लेबर रखेंगे और वाई एक्सिस पे हम कैपिटल रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास लेबर और कैपिटल आ गया। जब हम इसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को देखते हैं जो हमें सेम आउटपुट देती है, आउटपुट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये बन जाती है एक कर्व जिसको हम बताते हैं आइसोकॉर्ड कर्व। आइसोकॉर्ड कर्व वो कर्व होती है जो हमें मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन दिखाती है कि हम प्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से करें, कितना लेबर हम यूटिलाइज करें और कितना कैपिटल यूटिलाइज करें, जो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है लेबर और कैपिटल की जो हमें सेम आउटपुट देता है, एक जैसा आउटपुट देता है। इस कर्व को हम बताते हैं आइसोकॉर्ड। आइसोकॉर्ड जो है ये हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें देखना है कि प्रोड्यूसर जो है वो किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है, किस पे वो बैलेंस पे है, वो उस पॉइंट पे बैलेंस पे होता है, इनके सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है जहां पे हमें आइसोकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। उसके बाद एक और लाइन आ जाती है जो हमें ड्रॉ करनी है, उसको बताते हैं आइसोकॉस्ट लाइन। आइसोकॉस्ट लाइन जो है इनकी एक प्रोड्यूसर के पास कितना पैसा है, कितना वो लेबर खरीद सकता है ज्यादा से ज्यादा, और कितना अगर वो लेबर पे ही अपना सारा पैसा खर्च करेगा तो कितना लेबर खरीद सकता है, अगर कैपिटल पे सारा पैसा अपना खर्च करेगा कितना कैपिटल खरीद सकता है। और यहाँ से लेबर और कैपिटल की डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे देगा, उसको कितना पैसा खर्च हो जाता है। यहाँ पे एक प्रोड्यूसर का आउटले देखा जाता है कि इसको कितनी पोटेंशियल है खर्चाने की, इसके पास कितना पैसा है लेबर और कैपिटल को खरीदने के लिए। इसमें भी हम एक्स एक्सिस देते हैं, वाई एक्सिस देते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लेबर दे देंगे, वाई एक्सिस पे हम कैपिटल दे देंगे और हम यहाँ पे नंबरिंग दे देंगे। यहाँ पे हम 1 2 3 4 5, यहाँ से हम दे देंगे 10 20 30 40 और 50। यहाँ से हम एक लाइन दे देंगे जिसको हम बताएंगे आइसोकॉस लाइन। तो आइसोकॉस लाइन जो है ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाता है लेबर और कैपिटल की, जो एक प्रोड्यूसर जो है खरीद सकता है अपने पैसे से, उसको बताते हैं आइसोकॉस लाइन। अब हमें देखना है आइसोकॉस लाइन, हमें जहां पे आइसोकॉर्ड कर्व जो आइसोकॉर्ड कर्व होता है वो हमें टेंजेंट होना चाहिए, यानी कि एक पॉइंट पे टच करना चाहिए आइसोकॉर्ड इस आइसोकॉस लाइन पे। तो जहां पे वो टच करेगा उसको हम बताते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा एक प्रोड्यूसर के लिए। यानी कि जब हम आइसोकॉर्ड का यूज करेंगे, आइसोकॉर्ड की मदद से सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाएंगे प्रोड्यूसर के लिए, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे जब आइसोकॉर्ड होगा टेंजेंट टू द आइसोकॉस लाइन, आइसोकॉस लाइन पे टेंजेंट होगा आइसोकॉर्ड, तब जाके हमें उस पॉइंट पे ही हम बता सकते हैं कि प्रोडक्शन यहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी तरीके से हम प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ वाई के लिए, कि दो गुड्स के लिए हम किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट बता सकते हैं। हम ये डिफरेंट अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, जिस तरह से MR एंड MC अप्रोच। हमने कॉस्ट देखा, हमने मार्जिनल रेवेन्यू देखा, हमने मार्जिनल कॉस्ट भी डिस्कस किया। हमारे पास अगर हमें देखना है मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोड्यूसर को किस तरह से मिलेगा, अगर वो दो अप्रोचेस डिफरेंट अप्रोचेस यूज करेगा, जिस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमें बराबर होना चाहिए मार्जिनल्स के लिए। दो कंडीशंस हमारे पास है, दो कंडीशंस क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो तो हमें मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, और मार्जिनल कॉस्ट को जो है वो टच करनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो। इस तरीके से हम इसके लिए भी शेड्यूल बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, जिसकी मदद से हम ये को बना सकते हैं। हम पहले देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। हम एग्जाम्पल ले लेंगे, एक मिसाल के तौर पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हम कांस्टेंट रखेंगे, वो हम 10 रखेंगे 10 रखेंगे 10 रखेंगे 10 रखेंगे,
यहाँ पे आउटपुट रखेंगे 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यहाँ पे पहले हमने 1 रखा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। हमने प्रोडक्शन जो है, जो हमारा आउटपुट है, पहले 1 यूनिट था, उसके बाद 2 यूनिट थे, उसके बाद 3 यूनिट्स थे, उसके बाद 4 थे, उसके बाद 5 थे। यहाँ पे हमने मार्जिनल रेवेन्यू रखा, 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी 10, 6 पे भी 10। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि हमने पहले ही बताया है, पहले पहले जो हमें कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होता जाता है, उसके बाद फिर और इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहले हम मार्जिनल कॉस्ट रखेंगे 10, उसके बाद रखेंगे 9, उसके बाद रखेंगे 5, उसके बाद रखेंगे फिर से 7, क्योंकि हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ऐड हो जाएगा, कॉस्ट में एडिशन हो जाएगा। पहले रखेंगे 9, उसके बाद रखेंगे 8, उसके बाद रखेंगे 5, उसके बाद रखेंगे 7, उसके बाद रखेंगे 11, उसके बाद रखेंगे 15। तो इस तरीके से जब हम करू दे देंगे, हमारी करू जो है वो पहले डाउनवर्ड्स होंगी, उसके बाद हमें थोड़ी सी वो नीचे आ जाएगी, यानी मार्जिनल रेवेन्यू से नीचे आ जाएगी, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट फिर से ऊपर जाएगा, ये बिल्कुल यू शेप्ड की हो जाएगी। तो हम बता सकते हैं हमें वो पॉइंट मिलेगा जहां पे हमें दोनों कंडीशंस जो है वो फुलफिल होती है। वो किस तरीके से फुलफिल होगी, जहां पे हमें दो कंडीशंस जो है वो बराबर हो जाती है। वो दो कंडीशंस है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो है बराबर मार्जिनल कॉस्ट के, और हमें एमसीक्यू जो है वो टच करती है एमआर कर्व को फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे हम फिगर पे खुद ही देखेंगे किस पॉइंट फुलफिल हो जाती है। अगर दो में से एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बता सकते। इक्विलिब्रियम पॉइंट उसी पॉइंट पे होता है जहां पे हमें दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है। ये है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। और एक अप्रोच हम दे सकते हैं टीसी और टीआर अप्रोच। यहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच से भी दे सकते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं एक प्रोड्यूसर जो है वो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है कहाँ पे उसको मिलता है। यहाँ पे हम बताते हैं, अगर हम टोटल रेवेन्यू को डिफरेंस करते हैं टोटल कॉस्ट के साथ, वो हमें प्रॉफिट देता है। इनके टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है बराबर प्रॉफिट के। अब यहाँ पे हम आउटपुट दे देंगे, पहले दे देंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे देंगे, पहले हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो पहले घट जाता है, फिर वो और बढ़ जाता है, इसीलिए हम पहले उसको नंबर्स जो है वो नीचे की तरफ ले जाएंगे। अगर पहले 20 है, फिर 15 ले जाएंगे, फिर 10 ले जाएंगे, फिर 12 ले जाएंगे, फिर 13 ले जाएंगे, फिर 40 ले जाएंगे, फिर 50 ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम टी आर के कुछ वैल्यूज ले लेंगे, फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल कॉस्ट से। जब हम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे हमें सबसे ज्यादा आ जाता है, सबसे मैक्सिमम आ जाता है, तो हम बताएंगे उसी पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट वही उसी पॉइंट पे होता है जहां पे हमें गैप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, उसको हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं। हमारे पास जो ये दो कर्व्स है, एक है टोटल रेवेन्यू की और एक है टोटल कॉस्ट की, जहां पे हमें इन दो कर्व्स के बीच में जहां पे सबसे ज्यादा गैप होता है वहीं पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट है। वो हमें खुद मिलेगा जब हम ड्रॉ करेंगे। तो ये था मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो किससे हमने दिखाया, वो दिखाया आइसोकॉर्ड से, वो हमने दिखाया एमआर एंड एमसी अप्रोच से, वो हमें टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट से। हमारे पास जो ये आइसोकॉर्ड है, आइसोकॉर्ड जो कर्व होती है वो भी होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड्स, और ये होती है हमेशा कन्वेक्स टू ऑरिजिन। जब हम आइसोकॉर्ड्स देखते हैं वो कन्वेक्स टू ऑरिजिन होता है, और हमारे पास जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, कन्वेक्स टू ऑरिजिन क्यों होती है,
तो ये इसलिए होती है क्योंकि हम एक की तादाद जो है वो बढ़ाते हैं, दूसरे को घटाते हैं। ये दूसरे को बढ़ाने के लिए हमें एक फैक्टर को घटाना पड़ता है, इसीलिए ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है। हम पहले जो आइसोकॉन्ट्स है, आइसोकॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। आइसोकॉन्ट्स जो है ये कभी भी, अगर हम बहुत सारे आइसोकॉन्ट्स ग्रह पे देते हैं उसको बताते हैं आइसोकॉन्ट मैप। हमने एक आइसोकॉन्ट दिया, यानी कि पहले हमने एक कॉम्बिनेशन देखी लेबर और कैपिटल के बीच में, फिर हमने दूसरी कॉम्बिनेशन देखी लेबर और कैपिटल के बीच में, फिर हमने तीसरी कॉम्बिनेशन देखी। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट किस्म के आइसोकॉन्ट्स आ गए। जितना आइसोकॉन्ट ऊपर होगा उतना ही आउटपुट ज्यादा से ज्यादा होगा, जितना आइसोकॉन्ट नीचे होगा उतना ही आउटपुट कम होता जाएगा। इसीलिए मोर जितना हायर लेवल पे ये होगा उतना ही आउटपुट ज्यादा होगा, जितने ये नीचे लेवल पे होगा उतना ही आउटपुट कम होता होगा। तो इसलिए जब हम आइसोकॉन्ट मैप देते हैं, आइसोकॉन्ट मैप पे हमें डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स मिल जाते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज के आउटपुट्स मिल जाते हैं। और अगर हमें दो डिफरेंट आइसोकॉन्ट्स है जब हम मैप पे देखते हैं, क्योंकि एक हायर होता है दूसरा लोअर होता है, वो कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, यानी कि वो कभी भी इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो हम बताएंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन तो है लेकिन आउटपुट तो एक ही है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कैपिटल को लेबर के साथ या लेबर को कैपिटल के साथ। इस तरह से हमारे पास ये एक और प्रॉपर्टी मिल जाए कि हमें जो ये आउटपुट है, जो ये आइसोकॉन्ट है, वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी है आइसोकॉन्ट जो है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन है, और ये इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करते हैं। और जितना भी हायर आइसोकॉन्ट होगा उतना ही हमें आउटपुट भी ज्यादा से ज्यादा होगा। और हमारे पास जितने भी बहुत सारे अगर आइसोकॉन्ट्स होते हैं एक मैप में, वो जरूरी नहीं है वो एक दूसरे को पैरेलल होंगे, वो नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है आइसोकॉन्ट्स की। फिर से थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं। हमने आज पढ़ा रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल ऐसा प्रोसेस होता है प्रोडक्शन के लिए कि किस तरह से हमें प्रोडक्शन चेंज करनी होती है, किस किस फैक्टर को हम चेंज करते हैं, किस तरीके से चेंज करते हैं। हमारे पास दो टाइम पीरियड्स आते हैं, एक आता है शॉर्ट टाइम पीरियड, दूसरा होता है लॉन्ग टाइम पीरियड। क्योंकि अगर जो हमारा वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हैं किसी प्रपोर्शन के तहत, उसको हम बताते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ऐसी प्रोसेस है प्रोडक्शन के लिए जहाँ पे हम सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज करते हैं विद सम प्रपोर्शन। और हमारे पास ऐसे 3 स्टेजेस मिल जाते हैं। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दूसरा स्टेज दैट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तीसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ऐसा प्रोसेस है प्रोडक्शन के लिए जहाँ पे अगर हम इनपुट्स को चेंज करते हैं 10% से, या इनपुट्स को जितना हम चेंज करेंगे आउटपुट इनपुट्स के चेंज से ज्यादा होगा, आउटपुट हमें ज्यादा से ज्यादा होगा, इसीलिए हम उसको बताते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ऐसा प्रोसेस होता है प्रोडक्शन के लिए जहाँ पे हम जितनी चेंज इनपुट्स में लाते हैं उससे कई ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाती है। उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जितना हमें इनपुट्स में चेंज आ जाता है उतना हमें कई गुना जो है आउटपुट जो है वो हमें बढ़ जाता है, जिसको हम बताते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में जितना हम इनपुट्स को बढ़ाएंगे उतना उसी से, उसी रेट से, उसी परसेंटेज से, उसी स्पीड से हमारा आउटपुट भी बढ़ जाएगा। उसको हम बताते हैं उस स्टेज को कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। उसके बाद होता है डिक्रीजिंग रिटर्न, जैसे हम 10% की चेंज लाएंगे इनपुट्स में, हमारा आउटपुट भी 10% से ही चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको बताते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसके बाद है यानी हम बताएंगे इनपुट्स में जितनी चेंज आ जाएगी आउटपुट्स में बराबर उतनी चेंज आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास जो तीसरा स्टेज है वो है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जितना हम इनपुट्स में चेंज लाएंगे
उससे कम ही हमारा आउटपुट, उस चेंज से कम ही हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से अगर हम 10% की चेंज लाते हैं, हमारे पास जो है या तो 7% की चेंज आ जाएगी, यानी कि 10 से कम, या तो 6% की चेंज आ जाएगी, या तो 5% की चेंज आ जाएगी। जितना परसेंट हमने इनपुट्स को चेंज लाया था, उससे कम हमारा आउटपुट बढ़ गया, तो उसको हम बताते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसको हम चार्ट की मदद से भी दिखाएंगे। हम पहले स्केल ऑफ प्रोडक्शन, पहले 2L + 2K to 4L + 4K अगर हम दिखाएंगे लेबर और कैपिटल ही है हमारी प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिस तरह से 2L + 2K, 4L + 4K, 6L + 6K, 8L + 8K, 10L + 10K, 12L + 12K, ये है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह से हमारे पास, और उसके बाद टीपी आ जाता है मार्जिनल, एमपी आ जाता है, एमपी होता है मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो कितना बढ़ गया। हम पहले इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रखेंगे, फिर रखेंगे कांस्टेंट, फिर रखेंगे डिक्रीजिंग। हम ये नंबर्स से भी रख सकते हैं, पहले 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से हो गया इंक्रीजिंग, पहले 10 था, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, ये हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। अब हमें 30 से 40 हो गया, 40 से 40 हो गया, 40 से 40 ही रह गया, तो ये हम दिखाते हैं कि कोई एडिशन नहीं हुआ प्रोडक्शन में। वो पहले भी 40 था, अब भी 40 है, अब भी 40 है, लेकिन हमने वहां पे बढ़ावा लाया था इनपुट्स में, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम दिखाते हैं एमपी कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। उसके बाद हम 40 से कम दिखाएंगे, 35 दिखाएंगे, कि हम दिखाते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हम एमपी से टीपी लाएंगे, टीपी को हम सॉल्व आउट करेंगे। हम 10 ऐसे ही सीधे 10 + 20 होता है 30, 30 + 30 होता है 67 + 40 होता है 100, 100 + 40 होता है 140, 140 से और 40 हो गए 180। इस तरह से हमें ऐड करते जाना है ताकि हमारा एमपी से टीपी आ जाए। तो क्या होता है, क्या रीजंस होते हैं जिससे हमारा जो है एमपी जो है वो हमें पहले इंक्रीज हो गया, उसके बाद कांस्टेंट रह गया, उसके बाद डिक्रीज हो गया। हमारे पास दो रीजंस होते हैं, दो मेन रीजंस होते हैं जिसको हम बताते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो प्रोसेस होती है प्रोडक्शन की, जहां पे हम प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं, प्रोडक्शन में इजाफा लाते हैं, लेकिन हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो प्रोड्यूसर को खर्चा आ जाता है, वो उसमें कमी आ जाती है। उसको बताते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितना इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ता जाएगा उतनी हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ती जाएगी। इस तरह से हमारे पास एक और प्रोसेस होती है, कि अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आ जाती है, या बल्क ऑफ रॉ मटेरियल्स हम लाते हैं उसमें हमें कंसेशन मिल जाती है, क्योंकि जब भी हम बल्क में लाते हैं तो कंसेशन जरूर हो जाता है। उस कंसेशन से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, जिसको बताते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके साथ साथ हमारे पास डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि जो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सिलसिला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना, ये हमें लगातार नहीं रहता है। उसमें जब हम फिर प्रोडक्शन और बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता जाता है, जिसको हम बताते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो ये प्रोसेस होती है प्रोडक्शन की, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमें कम हो जाता, वो हमें ज्यादा बढ़ जाता है। इसको बताते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जितना ज्यादा होगा उतने ही हमें रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जितने बराबर होंगे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो कांस्टेंट रिटर्न आ जाएंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर हमें कम होते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से, तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग। नमस्ते।